मान लीजिए एक शेफ्ट है सपोज ए बी और जिसका ए वाला एंड यानी कि यहां पे फिक्स्ड है, और हम कर क्या रहे हैं कि जो बी वाला एंड है इस पे एक टॉर्क लगा के किसी शेफ्ट को इसको रोटेट कर रहे हैं सपोज। तो वेन एवर a shaft is fixed at one end and the torque is applied at another end, the shaft gets distort or deformed from its original position, और इस फिनोमेना को बोला जाता है टॉर्जन ऑफ सर्कुलर शेफ्ट। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, टॉर्क इज बेसिकली a tangential force applied at the circumference of the shaft। टॉर्क का मतलब ये हुआ कि इसकी शेफ्ट पे अगर आप इसकी सरकमफ्रेंस पे अगर आप इस तरीके से एक टेंजेंशियल फोर्स लगा दें F, तो ये F सेंटर के अबाउट प्रोवाइड करेगा टॉर्क T। और जब हम ये टॉर्क या टेंजेंशियल फोर्स इसकी शेफ्ट पे अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि जो शेफ्ट की सरफेस है वो थोड़ा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्टॉर्ट हो जाएगी कुछ इस तरीके से, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। जो लाइन पहले मान लीजिए CD है सपोज, CD इज द लेयर और लाइन लाइंग ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शेफ्ट, और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो CD वाली लाइन है ये ओरिजिनल पोजीशन से थोड़ा डिफ्लेक्ट हो जाएगी, और सपोज ये एंगल बन रहा है फाई। सो दिस फाई इज बेसिकली द शियर स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द शेफ्ट। अगर हम शेफ्ट को, ये तो हमने देखा साइड व्यू, दिस इज द साइड व्यू ऑफ द शेफ्ट। अगर इसी शेफ्ट को हम इसके फ्रंट से देखें तो हमें एक सर्किल दिखाई देगा इस तरीके से, और ये हो जाएगा इस शेफ्ट का सेंटर O सपोज, और ये जो पॉइंट हमें D यहां पे दिख रहा था, इस बार ये पॉइंट होगा यहां पे इस तरीके से, दिस पॉइंट इज D। और मान लीजिए D से शिफ्ट होकर ये पॉइंट यहां पे पहुंचा था, दिस पॉइंट इज सपोज E। तो जब हम इसको फ्रंट व्यू से देखेंगे तो ये पॉइंट D मान लीजिए डिस्टॉर्ट होके पहुंच गया पॉइंट E पे। तो अब मान लीजिए सेंटर से D और E दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, तो ये जितना एंगल सेंटर पे बनाएगा DE वाली आर्क, दिस इज नोन एज थीटा। तो यहां पे फाई को तो बोला जाता है शियर स्ट्रेन इंड्यूस्ड इन द शेफ्ट, और थीटा इज नोन एज एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो बेसिकली एंगल ऑफ ट्विस्ट इज द एंगल by which the free end of the shaft gets deformed or turned through an angle। जिस एंड पे टॉर्क T अप्लाई करते हैं वो जितने एंगल पे टर्न हो जाएगा उसको बोला जाएगा थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो अगर हम बात करें, जब हम साइड व्यू से देखेंगे तो हमें देखेगा DE इक्वल टू L फाई, क्योंकि आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस, क्योंकि एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। और जब हम फ्रंट व्यू से देखेंगे तो DE हो जाएगा R थीटा, ये रेडियस इसकी R है सपोज, तो DE R थीटा, और यहां से देखने पे L फाई, यहां से हमें मिलेगा फाई इक्वल टू R थीटा बाई L। और मान लीजिए जैसा कि बेंडिंग ऑफ बीम के केस में, जब बीम में डेवलप हो रहा था नॉर्मल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, तो हमने उसमें बोला था कि एक स्ट्रेस डेवलप होता है। सेम उसी तरीके से अगर शेफ्ट में शियर स्ट्रेन डेवलप हो रहा है तो शेफ्ट में शियर स्ट्रेस भी डेवलप होगा। मान लीजिए शेफ्ट में डेवलप होने वाला शियर स्ट्रेस टाउ है, तो फाई को हम लिखेंगे टाउ अपॉन G, और दिस इज इक्वल टू R थीटा बाई L, क्योंकि जो शियर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है दैट इज टाउ अपॉन फाई, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन, इसलिए फाई हो जाएगा टाउ अपॉन G, और यहां से हमें मिलेगा टाउ अपॉन R इक्वल टू G थीटा बाई L। इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें तो जो राइट साइड वाला पोर्शन है अगर उसकी बात की जाए तो G इज ए कांस्टेंट वैल्यू शियर मॉडुलस,
थीटा डिपेंड्स ऑन द टॉर्क अप्लाइड। मान लीजिए सेम टॉर्क के लिए जो थीटा होगा वो कांस्टेंट होगा, और एल इज अ कांस्टेंट वैल्यू, लेंथ ऑफ द शेफ्ट। तो यहां हम देख रहे हैं कि जो टाउ अपॉन आर का रेशियो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। अगर मान लीजिए हम ये पॉइंट डी इस शेफ्ट के अंदर कहीं पे कंसीडर करते कुछ इस तरीके से, तो ये डिस्टॉर्ट होकर मान लीजिए यहां पहुंच जाता बाद में, और मान लीजिए ये डिस्टेंस स्मॉल आर होती, तब इस सरफेस पे जो शेयर स्ट्रेस डेवलप होता मान लीजिए वो टाउ आर होता। तो उस केस में इक्वेशन ये आती टाउ आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। इस एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि किसी शेफ्ट में किसी पॉइंट पे डेवलप होने वाला शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम सेंटर। और ये जो एक्सप्रेशन हमने निकाली है, जब स्मॉल आर की वैल्यू हमने कैपिटल आर के बराबर पुट की है, तो दिस इज द टाउ मैक्स, शेफ्ट में डेवलप होने वाला मैक्सिमम शियर स्ट्रेस। तो फाइनली द इक्वेशन बिकम्स टाउ आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर, एंड दिस इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। और इस एक्सप्रेशन को देख के हम बता सकते हैं कि शेफ्ट में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा किसी भी पॉइंट पे, वो उस पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और शेफ्ट में जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप होगा दैट विल बी एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द शेफ्ट। नाउ सपोज ये मान लीजिए शेफ्ट का फ्रंट व्यू है जो कि हम देख रहे हैं, और इसके अंदर कोई पॉइंट हम कंसीडर करते हैं, सपोज ये, और इसकी डिस्टेंस सेंटर से मान लेते हैं स्मॉल आर सपोज, और अगेन जो रेडियस ऑफ द शेफ्ट है दैट इज कैपिटल आर। तो अब अगर हमें इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है सपोज पॉइंट पी पे लगने वाला शियर स्ट्रेस जानना है, तो हम इक्वेशन जैसा कि देख चुके हैं, टॉर्जन इक्वेशन आई थी टाउ आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर। तो यहां से मिलेगा टाउ आर विल बी टाउ मैक्स ऑब्लिक कैपिटल आर और इनटू स्मॉल आर। लेकिन ऐसा है कि सेंटर से आर डिस्टेंस दूर कोई एक पॉइंट नहीं होगा, शेफ्ट में लाई करने वाले ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट होंगे जिनकी डिस्टेंस स्मॉल आर होगी। तो हम क्या करते हैं, एक एलिमेंटल रिंग कंसीडर कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये, और इसकी रेडियस मान लेते हैं स्मॉल आर, और इसकी थिकनेस सपोज मान लेते हैं डी आर। तो अब मतलब ये हुआ कि जितने भी पॉइंट इस रिंग के अंदर लाई करेंगे, मान लीजिए इसकी थिकनेस है डी आर, तो जितने भी पॉइंट इस रिंग के अंदर लाई करेंगे वो सभी सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पे होंगे, और उन सभी के लिए टाउ आर की ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी। सो नाउ इट बिकम्स टाउ आर इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, जहां पे टाउ मैक्स है शेफ्ट की सरकमफ्रेंस पे डेवलप होने वाला शियर स्ट्रेस टाउ मैक्स। ओके, अगर हम बात करें इस एलिमेंटल स्ट्रिप पे लगने वाले फोर्स की, तो ये हो जाएगा इस पे डेवलप होने वाला स्ट्रेस और इनटू इस रिंग का एरिया। तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन स्ट्रिप और रिंग, जो एलिमेंटल रिंग हमने कंसीडर की है उस पे लगने वाला फोर्स अगर डीएफ है तो इट विल बी टाउ आर इंटू डीए, वेयर डीए इज द एरिया ऑफ रिंग, एंड इट विल बिकम टाउ आर इंटू 2 pi r dr. 2 pi r dr is the area of ring. 2 pi r is the circumference and dr is its thickness. So 2 pi r dr will be its area. अब अगर हम बात करें इस फोर्स, ये जो फोर्स हमने निकाला इसका टॉर्क अबाउट सेंटर, और उसको बोले dt, तो dt हो जाएगा टाउ आर इंटू 2 pi r इंटू r dr। ये हो गया इस फोर्स का सेंटर के अबाउट टॉर्क। टाउ आर की वैल्यू अगर पुट करें दिस वैल्यू, तो dt बिकम्स टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर 2 पाई आर क्यूब डी आर। सो टोटल टॉर्क की अगर बात करें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ dt, यानी कि टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर 2 पाई आर क्यूब
dr, and this will become tau max is a constant value which is the shear stress at the circumference of shaft upon r into 2 pi, और अंदर बचेगा r क्यूब dr, और स्मॉल r की लिमिट हो जाएगी 0 टू कैपिटल R। इसको सॉल्व करने पे हम देखेंगे ये आएगा t इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन r इंटू पाई r टू दी पावर 4 अपॉन 2, और अगर हम पुट कर दें इस इक्वेशन में r इक्वल टू d बाई 2 वेयर d इज द डायमीटर ऑफ द शेफ्ट, तो इक्वेशन बिकम्स t इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन r इंटू पाई d टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 32, और पाई d टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई 32 इसको बोला जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शेफ्ट अबाउट जेड एक्सिस। दिस इज आई अबाउट जेड जेड, यानी कि जो शेफ्ट का एरिया है दैट इज ए सर्किल, और ये हो जाएगा उसका पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस। उसको रिप्रेजेंट करते हैं जे से। जे इज पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट शेफ्ट को रोटेट हम करवा रहे हैं। सो फाइनली इक्वेशन बिकम्स टी अपॉन जे इक्वल टू टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर, और पहले जो इक्वेशन हमें मिली थी उसको इसके साथ कंबाइन करने पे हमें मिलेगा टाउ आर अपॉन स्मॉल आर इक्वल टू टाउ अपॉन टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर, दिस इज इक्वल टू टी अपॉन जे, एंड दिस इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। दिस इक्वेशन इज नोन एज टॉर्जन इक्वेशन, और इसका एक एग्जाम्पल हम लेके देखेंगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सोल्व करने में इस्तेमाल किया जाएगा। Now basically torsion means the induction of shear stress in the shaft due to application of a torque. We are taking an example. Suppose there is a shaft whose diameter is solid shaft whose diameter is suppose 30 mm and length is 2 meter, and a torque of 10,000 Newton meter is applied on the shaft, and we have to calculate the maximum shear stress induced in the shaft. Okay, also given that the G of the material, यानी कि जो shaft की material है उसका shear modulus है 2 into 10 to the power 5 Newton per mm square, और हमें फाइंड आउट करना है shaft में डेवलप होने वाला मैक्सिमम शीयर स्ट्रेस। साथ ही साथ मान लीजिए हमें एंगल ऑफ ट्विस्ट को भी फाइंड आउट करना है, तो अगेन हम टॉर्जन इक्वेशन यूज करेंगे। अकॉर्डिंग टू टॉर्जन इक्वेशन टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू टी अपॉन जे, एंड दिस इज इक्वल टू जी थीटा बाई एल। सो हम वैल्यू अगर पुट करें, इन दोनों को इक्वल करें। अच्छा, टॉर्जन इक्वेशन में हमेशा या तो फर्स्ट टू टर्म्स इक्वल किए जाएंगे या लास्ट टू टर्म्स इक्वल करेंगे, कभी भी इन दोनों टर्म्स को इक्वल नहीं करना है। उसका रीजन ये है कि शेफ्ट में जब टॉर्जन होता है तो उसका बेसिक रीजन होता है टॉर्क। टॉर्क की वजह से टाउ मैक्स प्रोड्यूस होता है और टॉर्क की वजह से थीटा प्रोड्यूस होता है। इसलिए या तो इन दो टर्म्स को इक्वल करेंगे या इन दो टर्म्स को इक्वल करेंगे, देन यू विल अप्लाई एंड देन यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो अगर हम बात करें टाउ मैक्स की, तो टाउ मैक्स तो हमें निकालना ही है। टाउ मैक्स अपॉन कैपिटल आर विल बी 15 mm क्योंकि डायमीटर 30 है, एंड दिस विल बी टी विल बी 10,000 इंटू 10 to the power 3, हम mm में लेके चल रहे हैं, न्यूटन mm, और डिवाइडेड बाई जे विल बी पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4, और डी यहाँ पे 30 है तो 30 to the power 4। यहां से टाउ मैक्स निकल के आएगा 1886.28 न्यूटन पर mm स्क्वायर। नाउ थीटा को कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे टी अपॉन जे इक्वल टू जी थीटा बाई एल। यहां से हमें मिलेगा थीटा इक्वल टू टी एल डिवाइडेड बाई जी जे। वैल्यू पुट करने पे वी विल गेट थीटा, और थीटा यहां पे जो निकल के आएगा दैट इज इन रेडियन। सो टी इज व्हाट 10,000
इंटू 100 इंटू 1000 सॉरी न्यूटन mm। t इंटू लेंथ को भी mm में पुट करेंगे तो इट विल बी 2 इंटू 10 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई g इज 2 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर इंटू j विल बी पाई बाई 32 अगेन इंटू d टू द पावर 4 30 टू द पावर 4। यहां से थीटा विल बी 3.95 रेडियन। So this is the method to calculate the shear stress and angle of twist theta in the shaft. Sorry, it will be 1.25 radian. I forgot to apply the value of pi, so it is the final answer 1.25 radian. जिस तरीके से बेंडिंग के केस में बीम का हम डिफाइन करते हैं सेक्शन मॉडुलस, उसी तरीके से टॉर्जन के केस में शेफ्ट का होता है पोलर मॉडुलस। पोलर मॉडुलस को जानने के लिए हम अगेन इक्वेशन अप्लाई करेंगे, टाउ मैक्स अपॉन आर इक्वल टू टी बाई जे, और यहां से टाउ मैक्स हो जाएगा टी बाई जे बाई आर। तो दिस टर्म जे बाई आर इज डिनोटेड बाई जेडपी, और जेडपी को बोला जाता है पोलर मॉडुलस। अगर किसी सॉलिड शेफ्ट की बात की जाए तो जेडपी हो जाएगा, जे होता है पाई बाई 32 डी टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई डी बाई 2, सो इट विल बी पाई डी क्यूब डिवाइडेड बाई 16। तो बेसिकली जेडपी की जो वैल्यू होगी वो शेफ्ट के डायमीटर पे डिपेंड करेगी। जिस शेफ्ट का डायमीटर ज्यादा रहेगा उसका जेडपी यानी कि पोलर मॉडुलस ज्यादा होगा, और जिस शेफ्ट का डायमीटर कम रहेगा उसका जेडपी कम रहेगा। तो अगर इस इक्वेशन से हम देखें, जिस शेफ्ट का जेडपी ज्यादा है उसमें डेवलप होने वाला शियर स्ट्रेस कम होगा। कहने का मतलब अगर ज्यादा डायमीटर की शेफ्ट है तो उसको ट्विस्ट करना इज रदर हार्ड एज कंपेयर टू द शेफ्ट विच इज हैविंग स्मॉलर डायमीटर। तो बेसिकली यहां पे पोलर मॉडुलस शेफ्ट की रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, रेसिस्टेंस अगेंस्ट टॉर्जन। जिस शेफ्ट का पोलर मॉडुलस ज्यादा होता है वो ट्विस्ट होने का उतना ही ज्यादा अपोज करती है